यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर जो डे नंबर 37 था, ठीक है, इसका हम लोग आज एमसीक्यूज देखेंगे। ये करना था हम लोग को 23 तारीख को, लेकिन थोड़ा सा आज लेट हो गया, कल लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं इसको नहीं करा पाया, ठीक है। तो अभी मैं आज 24 कर रहा हूँ। देखो जितने भी टारगेट के एमसीक्यूज हैं, जैसे 37वां है, 1 मिनट लेट हो गया, तो आपका जो लेट अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन पेंडिंग जो है वो मैं आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से पूरी कवर करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे छूटेगा एमसीक्यूज कोई नहीं आपका, बस थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे का भी डेट इधर उधर हो जाए। अभी सिर्फ ये 1 हफ्ते 1 वीक का ही थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, बाकी कंटिन्यू आपको एक एक चीज़ उसी दिन आपको सब मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस रीडिंग करना है, आपको बस पढ़ना है, वो टेंशन हमारी कि मुझे कैसे देना है, ठीक है। आपको बस अच्छे से चीज़ों को कवर करते जाना है, राइट। स्टार्ट करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 1 से। एमएसपी की गणना जो है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं। A2 + FL और C2 न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की विधि के बारे में विचार करना है। A2 क्या होता है? देखो A2 होता है, ये मैंने आपको टॉपिक बताया था, है ना, कि A2 क्या होता है, A2 FL क्या होता है, C2 क्या होते हैं, तो उसी पर क्वेश्चन है। आपने अगर पढ़ा होगा तो टॉपिक का क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। A2 लागत में केवल वे प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं जो किसान द्वारा बीज उर्वरक और कीटनाशकों पर नकद में दिए जाते हैं। पहली बात क्या होगी, सोचो। पहले यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। इसमें बीज उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया और ईंधन और सिंचाई का खर्च आता है, पहली बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से A2 + FL जो है, इसमें प्रत्यक्ष लागत के साथ यहाँ पर जो पारिवारिक श्रम होता है इसका अनुमानित मूल्य भी शामिल होता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A2 + FL में A2 के साथ पारिवारिक श्रम, फैमिली जो लेबर है उसको अनुमानित मुख्य जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसमें सरकार वर्तमान में इसी आधार पर 50% लाभ को जोड़कर एमएसपी तय करती है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा है C2 लागत एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया और अंचल पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर C2 जो होता है एक व्यापक लागत है, इसमें C2 + FL के अलावा स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उसका अनुमानित किराया, ठीक है, और खेती में लगी यहाँ पर अचल जो संपत्ति होती है या पूंजी होती है वो भी ब्याज में शामिल करते हैं, है ना। और स्वामीनाथन आयोग जो है उसने C2 पर 50% लाभ देने की सिफारिश भी की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसमें पूंजी व्यय पर पूंजी जो ब्याज होता है उसको भी शामिल करते हैं, है ना। ऐसा बोलेगा पूंजी ब्याज को इसमें हटाते हैं, और यहाँ पर ये जो रंगराजन समिति उसके आधार पर बताया गया था, ठीक है। गलत हो जाएगा बात, ठीक है। की पॉइंट आपको पकड़ना है, क्या यूपीएससी घुमा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों करेक्ट है यहाँ से, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है सीएसीपी की भूमिका को लेकर के कृषि लागत और मूल आयोग सीएसीपी के संबंध में विचार करना है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय होगा, अटैच्ड ऑफिस है। पहली बात, पहला यहाँ से दूसरे का जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है, क्योंकि कृषि लागत और मूल आयोग कृषि मंत्रालय का एक संलग्न कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सेकेंड बात है सीएसीपी अंतिम रूप से एमएसपी की घोषणा करने वाली वैधानिक संस्था होगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सीएसीपी केवल सिफारिश या रिकमेंड करता है, घोषणा नहीं करता है। और एमएसपी की अंतिम घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो होती है CCEA करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जो सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, इसकी पहला सही है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है कि अपनी सिफारिशें देते समय सीसीपी व्यापार की जो शर्तें होती हैं इस पर भी विचार करता है। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केवल लागत नहीं देखता है, बल्कि यहाँ पर व्यापार की जो शर्तें होती हैं, जैसे कि खेती इनपुट में बनाम आउटपुट की जो कीमतें होती हैं उसका अंतर, ठीक है, अंतर फसल मुख्य समानता और उपभोक्ता का जो प्रभाव है वो भी देखे जाते हैं, है ना। तो 1 और 3 इसका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एमएसपी के दायरे में फसलें, उसके बारे में क्वेश्चन है। एमएसपी के तहत कवर की जाने वाली फसलों के संबंध में विचार करना है। वर्तमान में केंद्र सरकार 23 फसलों 22 अनिवार्य फसलें और गन्ने के एफआरपी के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। पहली बात तीसरे का से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो 22 फसलों के अनिवार्य को लेकर के फसलें, इसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 3 नकदी फसलें शामिल होती हैं। तोरिया, बिना रेशे वाली नारियल के लिए एमएसपी की घोषणा अलग से नहीं की जाती है, बल्कि अन्य फसलों में आधारित होती है। बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सरसों जो तोरिया होती है इसकी एमएसपी सरसों के आधार पर, बिना रेशे वाली जो नारियल है उसकी एमएसपी मिलिंग कोपरा के आधार पर तय होती है, ना कि इसकी अलग से गणना होती है। बात सही है। सभी प्रकार की दलहन और तिलहन फसलें एमएसपी के अनिवार्य दायरे में आती हैं। ये बात गलत है, सभी दलहन और सभी तिलहन नहीं होती, इसमें गलत हो जाएगी बात ये, क्योंकि मुख्य रूप से 5 दालें अभी मैंने बताई थी ऊपर, ठीक है, 5 दालें अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, और यहाँ पर 7 तिलहन अनिवार्य सूची में आते हैं।
तीसरा गलत है, 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गन्ने के लिए एफआरपी के बारे में विचार करना है। उचित मूल्य लाभकारी एफआरपी की गणना के बारे में देखते हैं। इसकी घोषणा आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति CCEA द्वारा की जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, ये गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत इस वैधानिक रूप से निर्धारित होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत एक कानूनी या वैधानिक रूप से मूल बनाता है और इसमें मिलों को इसे चुकाना ही पड़ता है। दोनों बातें सही है। एफआरपी का निर्धारण केवल उत्पादन लागत के आधार पर होता है और इसमें चीनी रिकवरी की कोई दर या दर का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एफआरपी केवल लागत पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसमें चीनी की रिकवरी, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अधिक रिकवरी, मतलब किसान को अधिक एफआरपी में इसमें मिलों को लाभ का भी ध्यान रखा जाएगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। ठीक है, आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, जितने टोटल क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपना प्रैक्टिस किया करो इसी में साथ में, है ना। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 5 है, एफआरपी बनाम SAP, ठीक है, स्टेट हमारा एडवाइस प्राइस होता है वो, उसके बारे में क्या अंतर है देखते हैं। SAP जो होता है, देखो SAP बोला है कि आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी से अधिक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। स्टेट एडवाइस जो प्राइस है, इसकी घोषणा राज्य सरकारें जैसे कि यूपी, है ना, पंजाब, ये करती हैं। ये लगभग हमेशा केंद्र से एफआरपी अधिक होगा इनका। SAP की घोषणा संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा तय की जाती है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों को प्रचलित होगा। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, यदि कोई चीनी मिल SAP को भुगतान करने के लिए विफल रहती है तो केंद्र सरकार इसकी भरपाई सीधे किसानों को करेगी। तीसरी बात गलत है, यदि यहाँ पर जो मिल होता है SAP का भुगतान नहीं करती है तो इसकी जिम्मेदारी मिल मालिकों की होती है और केंद्र सरकार इसकी भरपाई नहीं करती है। बकाया न चुकाने पर मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर, इसमें बोला चीनी मिलों और किसानों के बीच भुगतान मंत्र जो रंगराजन समिति है इसकी सिफारिश से भुगतान तंत्र के बारे में विचार करना है। समिति ने चीनी और उसके सह उत्पाद से होने वाले आय को किसानों से मिलों के बीच साझा करने का सुझाव दिया था। पहला, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो रंगराजन समिति थी 2012 ने, इसमें राजस्व साझाकरण फार्मूला दिया था, जिसमें चीनी और सीरा जैसी यहाँ पर चीज़ों में होने वाली आय का 75% किसानों को देने की बात कही की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, गन्ना जो नियंत्रण आदेश है उसके अनुसार मिलों को गन्ना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भुगतान में देरी की स्थिति में मिलों को किसान होते हैं उसके प्रति वर्ष 15% तक ब्याज देना पड़ सकता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि भुगतान में देरी होने पर मिलों को किसानों को 15% प्रति वर्ष कर का मतलब एक तरह से ब्याज वो देना पड़ेगा और ये प्रावधान किसानों के हित की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बफर स्टॉक और यहाँ पर FCI की भूमिका के बारे में विचार करना है। भारतीय खाद्य निगम और बफर स्टॉक प्रबंधन के बारे में विचार करना है। FCI एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्राथमिक उद्देश्य खाद्यान्न की भौतिक कमी को रोकना। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि FCI भारतीय खाद्य निगम जो है एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है और FCI अधिनियम 1964 के तहत होगी, ना कि एक संवैधानिक निकाय है। तो गलत होगा, संवैधानिक होती तो किसी आर्टिकल में होती हो, है ना। बफर मानदंड में परिचालन स्टॉक और रणनीतिक रिजर्व दोनों शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बफर स्टॉक में 2 हिस्से होते हैं, परिचालन स्टॉक और जो हमारा PDS के लिए होता है। ठीक है, परिचालन जो स्टॉक होता है वो PDS के लिए होता है, राइट, और जो रणनीतिक रिजर्व होता है वो आपातकाल फसल खराब होने के लिए होता है। दोनों मतलब ये बात करेक्ट हो जाएगी, जो बात मैंने बताया आपको याद रखना है। खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से FCI बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओपन मार्केट सेल स्कीम जो होती है OMSS, राइट, ये क्या करती है, इसके तहत बाजार में कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, FCI नीलामी के जरिए खुले बाजार में गेहूँ चावल बेचते ताकि महंगाई को कम कर सके। 1 2 करेक्ट है, 1 2 नहीं, 1 तो गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है ना, 2 और 3 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन के बारे में बफर स्टॉक मुद्रास्फीति के बारे में विचार करना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में खाद्य वस्तुओं का भार अधिक होने के कारण बफर स्टॉक का प्रबंधन मौद्रिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 8वें का ये करेक्ट होगा। भारत में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 45.86 होता है। इसलिए यदि अनाज की कीमतें बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की जो मांग होती है वो भी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति जो होगी वो भी बढ़ेगी, जिससे क्या होता है बफर स्टॉक सही प्रबंधन और ब्याज में आपूर्ति बनाए रखकर कीमतों को स्थिर रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकेंड बात है, बफर स्टॉक बोला है कि खाद्यान्न की निकासी केवल अकाल या सूखी जैसी आपात स्थितियों में ही कर सकते हैं। सेकेंड गलत है, क्योंकि बफर स्टॉक का उपयोग केवल आपात स्थिति में नहीं बल्कि इसका उपयोग नियमित रूप से पीडीएस राशन की दुकानें जो होती हैं उसके लिए और ओएमएसएस ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बाजार कीमतों में नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा है, उच्च एमएसपी अक्सर उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह बाजार में खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव भी बढ़ा सकती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि उच्च एमएसपी से किसान अधिक उत्पादन तो करते हैं, लेकिन इसमें अनाज की न्यूनतम जो कीमतें वो बढ़ जाती है, जो बाजार में फ्लोर प्राइस का काम करती है और खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ सकती है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, बी आंसर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण के बारे में विचार करना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है, जो अब यहाँ पर दोनों के लिए समान निवेश टर्नओवर मानदंड लागू होंगे। पहली बात 9 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें जो सूक्ष्म होते हैं, एक आता है सूक्ष्म उद्यम, उसके लिए एक मध्यम और एक जो लघु, राइट। तो यहाँ पर जो पहली बात बोला है, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बोला है सूक्ष्म जो उद्यम होता है इसके लिए निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए से और इसका टर्नओवर 5 करोड़ होगा। सेकेंड बात भी सही है। थर्ड है मध्यम उद्यम, मीडियम जहाँ पर एंटरप्राइज होते हैं इसके लिए जो निवेश होता है उसकी सूक्ष्म मध्यम उसकी यहाँ पर सीमा 50 करोड़ से और 50 करोड़ तक की सीमा से 250 करोड़ तक होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, थर्ड बात भी करेक्ट है ना। तीनों बातें यहाँ से हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम लिख सकते हो आप। देखिए कि सूक्ष्म होता है ना, ये आपका है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, लघु आपका हो जाएगा 10 करोड़ से 50 करोड़, जो मध्यम होगा 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। ठीक है, तो यहाँ से मध्यम वाला दिया गया है ना, तो यहाँ से जो आंसर होगा 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्यम पोर्टल के बारे में और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और स्वघोषणा पर आधारित होती है। 10वें का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल और सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित है और किसी दस्तावेज को भौतिक रूप से अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। एमएसएमई पंजीकरण के लिए आधार संख्या के साथ साथ आयकर, पैन और जीएसटी संख्या का होना काफ़ी अनिवार्य होता है, यह अनिवार्य माना जाता है। बात सही है, ठीक है। और ताकि क्या हो सके कि रिटर्न जो है टर्नओवर और निवेश का वितरण स्वतः भी प्राप्त हो सके। तीसरी बात है, एक बार जारी होने के बाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होती है। ठीक है, एक की पॉइंट देखना है, स्थायी होती है। और इसे यहाँ पर बोला है कि हर 3 साल में नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सही है, ये गलत है? सोचो, देखो यहाँ पर जो 10वें का पहली बात थी सही थी, दूसरी भी सही, तीसरी भी बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्थायी पंजीकरण संख्या होती है। इसे बार बार रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक किसी उद्यम वितरण में कोई बड़ा बदलाव ना हो तब तक आप इसे रिन्यू नहीं कराओगे। तीनों बातें करेक्ट हैं। 10वें का आंसर 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 11, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में विचार करना है। यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ये कोविड-19 के दौरान एमएसएमई को संकट से उबारने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देने हेतु शुरू की गई थी। पहला सही होगा। दूसरा, ऋण की गारंटी 100% गारंटी नेशनल क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट गारंटी है ट्रस्ट कंपनी, उसके द्वारा प्रदान की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट होगा। तीसरा, यह योजना केवल उन एमएसएमई के लिए उपलब्ध है जो या जिनका बकाया ऋण आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट होता है 50 करोड़ से कम होता है ना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो शुरुआती चरण है इसकी सीमा 50 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसे बड़ा काफ़ी जो डेटा है कर दिया गया था, मतलब काफ़ी इसको बढ़ा दिया गया था। और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि जो आपका हॉस्पिटल को लेकर के अलग, ठीक है, और कुछ नियम हर नियम के लिए अलग अलग बना दिए गए थे, और केवल 50 करोड़ कम वाला हिस्सा इसे गलत बताना है ना, तो गलत हो जाएगा ये। 1, 2 सिर्फ इसका करेक्ट होगा, आंसर बी। क्वेश्चन 12 है, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों के संबंध में विचार करना है। रैम्प, RMP, राइजिंग एंड जो एक्लरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस जो होता है उसके बारे में। योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रैंप योजना 6000 करोड़ योजना 6000 करोड़ की एक योजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता दे रहा है इसमें, और यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की। सेकेंड बात है, संबंध क्या होगा इससे? देखो, पोर्टल का उद्देश्य होगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसके उपक्रम द्वारा एमएसएमई को की जाने वाली खरीद की निगरानी करना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, और अपनी कुल खरीद का कम से कम 25% हिस्सा एमएसएमई से लेना। दोनों बातें सही है। तीसरा नंबर है स्टेटमेंट, समाधान पोर्टल सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्यम होते हैं उनके बकाया भुगतान के विवादों को सुलझाने में मदद करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि एमएसएमई समाधान में देरी होने से जो भुगतान होते हैं उसकी शिकायत के लिए नियम के अनुसार एमएसएमई को माल आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। 1, 2, 3 करेक्ट है सभी तीनों। क्वेश्चन 13, महारत्न कंपनियों के वित्तीय मानदंड है उसके बारे में विचार करना है। इसमें बोला है कि 13 लिख लेते हैं, किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही बात बोल रहा है। इसे पिछले 3 वर्षों में दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ नेट जो प्रॉफिट है 5000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि कंपनी को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए ताकि उसमें जनता की भागीदारी और पारदर्शिता बनी रहे। 1, 2, 3 सभी करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्तता के बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। पहली बात है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिलने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में विश्लेषण में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। महारत्न कंपनियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी परियोजना में 5000 करोड़ रुपए या उससे अपनी नेटवर्थ का 15% हिस्सा तक निवेश कर सकती हैं। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि ये कंपनियां एक ही प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ या उससे अपनी नेटवर्थ का 15% हिस्सा जो भी कम हो उसके बिना सरकारी मंजूरी के लिए निवेश कर सकती हैं। नवरत्न कंपनियां को 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों सही है, सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन 15 है, मेक इन इंडिया 2.0 के बारे में विचार करना है। मेक इन इंडिया 2.0 के बारे में इसका मुख्य ध्यान 27 उप क्षेत्रों 27 सब सेक्टर्स जो उस पर केंद्रित करना, जिससे क्या होता है विनिर्माण सेवा क्षेत्र जो होते हैं उसमें दोनों शामिल हों। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया 2.0 में आप 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है और 15 विनिर्माण क्षेत्र 12 सेवा क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, और इसमें रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जैसे नए क्षेत्र भी शामिल किए गए। सेकेंड, इसका लक्ष्य जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़कर 25% तक करना है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसका दीर्घकालिक लक्ष्य जो है भारत की जीडीपी में जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके क्षेत्र में योगदान को वर्तमान के 16-17% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना। दोनों बातें सही है, आंसर 1 और 2 सही है, सी। क्वेश्चन 16, पीएलआई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम के बारे में विचार करना है। देखते हैं 16 को। पहला है, इसमें बोला है इस योजना का आधार वर्ष की तुलना में होने वाली अतिरिक्त बिक्री पर प्रोत्साहन देना होता है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पीएलआई का मुख्य मंत्र है कि जो इंक्रीजनल सेल्स होता है ना, यानी कि कंपनी को प्रोत्साहन देना एक तरह से, राइट, उसमें तभी मिलता है जब वह आधार वर्ष जो बेस ईयर होता है उसका उसकी तुलना में अधिक उत्पादन और बिक्री करती है तब। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड है, ये योजना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण तक ही सीमित रहेगी। ये बात गलत है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ सीमित थी है ना, लेकिन अब इसे क्या है 14 जो और सेक्टर्स हैं उसमें भी इसको क्षेत्र को लेकर के बढ़ा दिया गया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रबंधन है ना, इन सब में विस्तारित किया गया इसको। तीसरा है, इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना होगा। बात करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्य जो उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और आयात पर निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल होगा। 1 और 3 करेक्ट है, 16 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें बोले भारत में व्यवसायिक सुगमता के उठाए गए जो कदम है उसके बारे में विचार करना है। केंद्र सरकार ने पुराने अप्रासंगिक कानून को समाप्त कर दिया है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए 1500 से अधिक जो पुराने बोझिल कानून थे उनको हटा दिया है, खत्म कर दिया है। व्यवसायों के लिए सिंगल विंडो
क्लियरेंस सिस्टम को लागू करना एक प्रमुख सुधार माना जाएगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब जो निवेशक होंगे इनको अलग अलग विभागों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें एक ही पोर्टल में सब यहाँ पर स्वीकृति मिल जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। इसका उद्देश्य यहाँ पर केवल विदेशी निवेशक है उसको एफडीआई को आकर्षित करना और घरेलू उद्योगों को नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सुधार एफडीआई के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर घरेलू एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए भी, ताकि यहाँ पर अनुपालन बोझ होता है जो कंप्लेंस होता है वो कम हो सके इसका। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। 17 का आंसर ए। क्वेश्चन 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो आर्थिक विकास है उसके बारे में विचार करना है। बुनियादी ढांचे विकास के संबंध में गति शक्ति क्या है? देखो, गति शक्ति जो है ये पहला राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के एकीकृत नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। और ये जो यहाँ पर जो गति शक्ति है इस प्लेटफॉर्म के तहत 16 मंत्रालय, 16 मंत्रालय है ना, 16 जो मंत्रालय है ना, जैसे रेलवे, सड़क, इस सब को लेकर के एक साथ लाना, ताकि योजना में तालमेल और सड़क बनने को लेकर के उसमें बिछाने का दोहराव न खोदने पड़े, है ना। सब पूरा एक साथ मिनिस्ट्री आ जाए और सब कुछ अपना जितना हो एक साथ पूरा कर लो, कि दोबारा जिसे रोड खोदना ना पड़े वो सब काम दोबारा ना करना पड़े, राइट, जो शामिल किया जाता है। तो क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मजबूत बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक जो लागत होती है इसको कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि जो यहाँ पर बुनियादी ढांचे होते हैं, सड़क, बंदरगाह जैसे, है ना, इनके सुधारने में माल जैसे तेजी से पहुंचता है, जिससे क्या होता है? लॉजिस्टिक लागत भी कम होती है और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में भी सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, है ना। दोनों बातें क्या करेक्ट है? 18 का आंसर सी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि बुनियादी ढांचे के निवेश पर विचार करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में विचार करते हैं। बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफर बीओटी मॉडल में निजी रियायतीग्राही परियोजना के वित्त पोषण और संचालन दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बीओटी जो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसमें निजी कंपनी की पैसा लगाती है और निर्माण करती है और फिर भी यहाँ पर टोल वसूल कर अपना पैसा निकालती है और वह अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंपती है। पहली बात सही है। ईपीसी मॉडल में पूरी परियोजना का वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में केवल निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, क्षेत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो ईपीसी है इसमें पूरा पैसा सरकार लगाती है, ठीक है, और निजी क्षेत्र में केवल ठेकेदार की तरह काम करती है और निर्माण पूरा होने पर अपना भुगतान लेकर अलग हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, HEM जो है और बॉट जो है, ठीक है, ये बोला है कि ईपीसी का मिश्रण जहाँ सरकार की परियोजना का 60% वहन करती है। ये बात गलत है, 60% नहीं बल्कि 40% यहाँ पर वहन करेगी। 60% यहाँ पर जो होगा वो डेवलपर के पर लगाता है, ठीक है। 1 2 से करेक्ट है, दो बातें सही है। 20 नंबर है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HEM के बारे में विचार करना है। इस मॉडल के तहत निजी डेवलपर को टोल संग्रह कलेक्शन का अधिकार होता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि HEM में निजी और यहाँ पर डेवलपर होते हैं, इसको टोल संग्रह का अधिकार नहीं होता है और टोल संग्रह जो होता है टोल सरकार NHAI वसूलती है और डेवलपर को निश्चित वार्षिक भुगतान पे करती है। आर्थिक निर्माण के लिए अवधि के दौरान परियोजना लागत का 40% जो होता है, परियोजना लागत का 40% हिस्सा किस्तों में भुगतान करती है। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट लागत का 40% हिस्सा देती है और इससे निजी क्षेत्र में वित्तीय बोझ कम हो जाता है। शेष 60% का भुगतान परियोजना पूरी होने के बाद डेवलपर को संपत्ति और प्रदर्शन करने के आधार पर दिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, पहली बात गलत थी। 21 नंबर है विजय केलकर समिति के बारे में विचार करना है। भारत में PPP मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिए विजय केलकर समिति की सिफारिश के बारे में विचार करना है। समिति ने सुझाव दिया था कि बुनियादी ढांचा परियोजना में जोखिम का आवंटन सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समान रूप से होना चाहिए। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये केलकर समिति ने कहा था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, जो केलकर समिति ने कहा था कि जोखिम का आवंटन समान नहीं था, है ना, बल्कि उस पक्ष को होना चाहिए था जो यहाँ पर उसे बेहतर तरीके से संभाल सके, है ना, ये बताया था, ये बात गलत होगी। इसने PPP परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है उसकी परियोजनाओं में विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत नियामक की जरूरत पर बल दिया जाता है। तीसरी बात है, समिति ने विशिष्ट परिस्थितियों में रियासत समझौतों
के पुनर्गठन पर समर्थन किया था। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यदि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जैसे बाजार में भारी गिरावट होना, ठीक है, तो समझौते में बदलाव भी अनुमति होनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट के बीच में ना रोके। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका सही आंसर है। 2 और 3 करेक्ट होंगे तो सी करेक्ट आंसर यहाँ से इसका। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति ILP के बारे में, NLP के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है इस नीति का लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत को वर्तमान 14% से घटाकर 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क लगभग 8% लाना। पहला क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में रैंकिंग में भारत को 10 देशों में शामिल करना। गलत है, शीर्ष 10 देशों में शामिल करना नहीं, बल्कि यहाँ पर शीर्ष 25 देशों में शामिल करना होगा। तीसरा है, ये नीति डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए एक एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए ULP जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक जो इंटरफेस प्लेटफॉर्म होता है, जैसा डिजिटल ढांचा बनाया जाता है वैसे ही हितधारकों को डेटा के माध्यम से जोड़ेगा। ये 1 और 3 सही है इसका बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर है। PM गति शक्ति मिशन और ULIP के बारे में देखते हैं इसको। पहला क्या है? पहला बोला है PM गति शक्ति मास्टर प्लान विशेष रूप से केवल सड़क परिवहन नेटवर्क के विस्तार पर केंद्रित होगा। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि PM गति शक्ति केवल सड़क तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर 7 इंजनों को लेकर के, जैसे रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, है ना, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, रसद बुनियादी ढांचा, तो ये सब में 7 में तक देखे जाएंगे। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म सभी लॉजिस्टिक जो संबंधित डिजिटल सेवाएं उसके लिए एक एकल विंडो के रूप में काम करेगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, ये बता चुका था ऊपर में पॉइंट आपको। ये पहले अंतिम मील तक कनेक्टिविटी कुछ चुनौतियों को हल करने के लिए डिजाइन की गई है। सेकेंड भी सही होगा। तीसरी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि शहरों को गाँवों के बीच अंतिम मील तक संपर्क सुचारू रूप से हो सके। 2 3 करेक्ट है, आंसर बी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में विचार करना है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन उपयोग को निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस के भाप मीथेन सुधार के माध्यम से किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस जल का विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है और प्राकृतिक गैस से बनने वाली जो हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन, उसको कहा जाता है। तो तीसरी बात गलत होगी। 1 और 2 इसका करेक्ट है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप क्वेश्चन बताना। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से टोटल में करेक्ट हो रहे हैं। 25 डिस्कॉम और बिजली संशोधन कानून के बारे में विचार करते हैं। उदय योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली के वितरण कंपनी की परिचालन और वित्तीय क्षमता में सुधार करना है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि डिस्कॉम जो उदय योजना है, उज्ज्वल डिस्कॉम जो एसयूआरएस योजना है 2015 में बिजली के वितरण कंपनियों को भारी कर्ज को लेकर के उनकी परिवहन दक्षता है उसको लेकर के शुरू की गई थी, जिससे बिजली चोरी को रोका जा सके, है ना, उस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक को उद्देश्य वितरित क्षेत्र जो होते हैं उसके प्रतिस्पर्धा के लिए एक अधिक खुदरा विक्रेताओं को एक जो शीर्ष क्षेत्र में आपूर्ति को लेकर अनुमति देना। सेकेंड क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिजली संशोधन विधेयक में एक बड़ा सुधार डी लाइसेंसिंग, जिसमें क्या होता है उपभोक्ताओं को मोबाइल ऑपरेटर की तरह अपना बिजली प्रदान करने के जो विकल्प होता है वो चुना जा सकना। ठीक है, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, पहला भी सही था। तीसरा है, भारत में बिजली क्षेत्र पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत में संविधान की 7वीं सूची में बिजली संवर्ती सूची में आती है और इसका अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकेंगे। तीसरी बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSC 2013 के बारे में विचार करना है। इस अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए प्रति 5 किलोग्राम के स्थान पर प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह मिलता है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया था कि राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष से उससे अधिक का परिवार मुखिया माना जाएगा उसको। सेकेंड बात भी सही है।
ठीक है, और उसको ही राशन कार्ड पूरे परिवार का मुखिया मानते हैं, उसके नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा, है ना। 26 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। 27 है, देखो यूपीएससी क्या अक्सर कहता है, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है ना, तो कहीं से भी वो याद रखना है। 27 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और वन नेशन जो राशन कार्ड है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं, पहला बोला है ओएनओआरसी प्रणाली जो होती है, इसके तहत एक प्रवासी लाभार्थी अपने कोटे का पूरा राशन केवल अपने राज्य में ही उससे आधा कोटा को मिल सकता, मतलब केवल अपने राज्य गृह से ही प्राप्त कर सकता है और अन्य राज्यों से उसे केवल आधा कोटा मिलेगा। वैसे ऐसा कुछ है तो नहीं, है ना, पहली बात गलत हो जाएगी, राइट। सेकेंड है, इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत IMPDS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जो आधारित इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सेल ऑफ उपकरणों को संदर्भित करता है। सेकेंड बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था EPOS मशीन जो होती है उसके आधार पर प्रमाणीकरण पर टिकी होती है, जिससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है और उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, 27 का आंसर बी। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें देखते हैं 28 नंबर। 28 है, मध्याह्न भोजन योजना और पोषण सुरक्षा के बारे में विचार करना है। PM पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार खाद्यान्न की पूरी लागत वहन करती है, जबकि परिवहन का खाना पकाने की लागत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच साझा की जाती है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यदि किसी विद्यालय में खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण भोजन नहीं बन पाता है, तो सरकार लाभार्थी बच्चों को खास सुरक्षा भत्ता, फूड सिक्योरिटी जो अलायंस होते हैं उसे देने के लिए बाध्य होंगे। एकदम सही बात है, दोनों बातें एकदम सही हैं। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से देखो, जो डे नंबर यहाँ पर इसका 37 था, उसके मैंने MCQ से आपको कवर करा दिया, ठीक है। आज डे नंबर हुआ है 39, ठीक है। तो हम लोग उसका एक डे पेंडिंग चल रहा है, हम लोग उसका थोड़ा लेट करते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे सब, ठीक है। कल हम लोग डे नंबर 38 करेंगे, और जिस दिन टाइम ज़्यादा हमको मिलेगा उस दिन में 2 डे का एक साथ जो पेंडिंग चल रहा है ना उसको कवर कर देंगे एक साथ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ते रहना चीज़ों को, आपको MCQs मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे, और जो सुबह मैंने टेली टारगेट अपलोड किया है आज का डे नंबर 39, उसको आपको पूरा कवर करना है, उसके भी MCQs हम लोग जल्दी देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।